गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। बल्क प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कई सारे अलग अलग कंसेप्ट को लेकर के बनता है एक चैप्टर, जिसमें सबसे पहला कंसेप्ट आता है इलास्टिसिटी। तो आज हम इलास्टिसिटी के बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से डिस्कस करेंगे, किस तरीके से इलास्टिसिटी से क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर किए जाते हैं इसमें, और किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से हम इनके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ डेफिनेशंस आती है, क्या कंसेप्ट होते हैं, क्या क्या ट्रिक इस्तेमाल होती है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो यहाँ 100% आप 2-3 क्वेश्चंस लगते हैं आपके 11th क्लास में भी, IIT में भी और नीट में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। सबसे पहला इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रा एटॉमिक फोर्स। अब बात करते हैं दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक जितने भी कंपाउंड होते हैं सारे के सारे एटम से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कैसे मिलके बने होते हैं? एटम से। सपोज करो हमारे पास दो एटम है, एक ए एटम है और एक बी एटम है। ए और बी एटम दोनों मासिस बॉडी है। दो मासिस बॉडी के बीच में लगने वाले फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। फॉर्मूला क्या होता है? Gm1m2/r²। ये होता है ग्रेविटेशनल का फोर्स। तो जब दो मासिस बॉडी के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तो फिर ये फोर्स कहाँ से आया? इंटर एटॉमिक फोर्स। इसके बारे में भी बात करेंगे। जो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है वो माइक्रो लेवल पे होता है। मतलब जब दो मासिस बॉडी के बीच में 10⁻⁻⁶ मीटर के बीच अराउंड डिस्टेंस होगी तब ये वैलिड होता है। इसे छोटी डिस्टेंस पे भी वैलिड होता है, लेकिन वहाँ हम नेग्लिजिबल कर देते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे अभी। सबसे पहला आता है इंट्रा एटॉमिक फोर्स। इंट्रा एटॉमिक फोर्स जब कोई दो मासिस बॉडी एक दूसरे से 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में रखी हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा पास होती है। ठीक है, तो उनके बीच में दो फोर्स अप्लाइड होते हैं। एक तो लगेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स और एक लगेगा इंट्रा एटॉमिक फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी कम डिस्टेंस पर बहुत बहुत कम होता है, अराउंड होता है 10⁻⁻5 न्यूटन के, जबकि इंट्रा एटॉमिक फोर्स इससे थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इन केस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स is in the order of 10⁻⁻10 meter, the gravitational force will be neglected। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कर देते हैं? नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ कौन सा फोर्स लगता है? इंट्रा एटॉमिक फोर्स लगता है। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या है। द फोर्स बिटवीन द एटम ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। जब दो एटम के बीच में डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर के अराउंड होती है तो इनके बीच में जो चार्जेस होते हैं उन चार्जेसों के कारण इनके बीच में एक इलेक्ट्रिक फोर्स पैदा हो जाता है। उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? हम इंट्रा एटॉमिक फोर्स बोलते हैं। दूसरी चीज़, ये फोर्स कैसा होता है? तो ये फोर्स होता है इलेक्ट्रिकल इन नेचर। कैसा होता है? इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है। ये फोर्स कब वैलिड होता है? जब दो एटम के बीच की डिस्टेंस कितनी हो? 10⁻⁻10 मीटर हो, ये तब वैलिड होता है। तो इंट्रा एटॉमिक फोर्स के बारे में दो चीज़ें हमने यहाँ से डिस्कस की है। पहली तो ये कि जो इंट्रा एटॉमिक फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इन नेचर होता है या फिर इलेक्ट्रिकल नेचर का होता है। और कब लगता है ये? जब दोनों की डिस्टेंस 10⁻⁻10 मीटर के आसपास हो, तब लगता है। तो नेक्स्ट फोर्स के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट फोर्स होता है इंटर मोलिकुलर फोर्स। पहले वाला पढ़ा हमने इंट्रा, ये है इंटर मोलिकुलर फोर्स। क्या डेफिनेशन है? द फोर्स बिटवीन द मोलिक्यूल्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द चार्ज ऑफ द मोलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटर मोलिकुलर फोर्स। ये भी बहुत छोटा फोर्स होता है। और कब अप्लाइड होता है? ये 10⁻⁻10 की रेंज में अप्लाइड होता है। दीज फोर्स आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर। दोनों फोर्स इलेक्ट्रिकल नेचर होते हैं।
पहला वाला भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी और इंटरमोलिकुलर फोर्स भी, ठीक है। और इस फोर्स को वंडर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं, वंडर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं। आप केमिस्ट्री में वंडर वाल्स फोर्स पढ़ेंगे 11th क्लास की केमिस्ट्री में, ठीक है, वहाँ भी आपको समझ में आएगा कि वंडर वाल्स फोर्स क्या होता है। फिलहाल हमें ये ध्यान रखना है कि जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसे वंडर वाल्स फोर्स भी बोलते हैं। आगे लिखा हुआ है इसमें, इट इज़ क्वाइट वीक एज कंपेयर टू इंट्रा एटॉमिक फोर्स। ये इंट्रा एटॉमिक फोर्स से थोड़ा सा कमज़ोर होता है। अब यहाँ हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में दो चीज़ पढ़ी कि ये मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स होता है जो चार्जों के कारण लगता है, यानी ये भी इलेक्ट्रिकल फोर्स होता है, इलेक्ट्रिकल इन नेचर होता है। और कब लगता है? जब 10 की पावर -9 मीटर की रेंज हो दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब ग्रेविटेशन की तो हमने बात कर ली भाई, ग्रेविटेशन फोर्स कब लगता है? जब 10 की पावर -6 की रेंज हो और इससे आगे कुछ भी हो, 10 की पावर -3 हो, 10 की पावर -2 हो, 10 की पावर -1 हो, 10 हो, 1 सेंटीमीटर हो, 1 मीटर हो, 10 मीटर हो, 100 मीटर हो, 150 मीटर हो, 1000 मीटर हो, जैसे अर्थ और मून के बीच में भी लगता है, डिस्टेंस कितनी भी ज़्यादा हो, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू मिलती ही रहती है ग्रेविटेशनल फोर्स की। ये तो साइड हो गई अलग। अब हम बात कर रहे हैं इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर के बारे में। अब हमने एक तो पढ़ा इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक पढ़ा इंट्रा, ये दो फोर्स पढ़े हैं। अब ये तो हमारे समझ में आ गया, ये तो यहाँ अप्लाई हो नहीं रहा। अब कहाँ ये अप्लाई हो रहा है और कहाँ ये अप्लाई हो रहा है, इसके बारे में भी बात करते हैं, ठीक है। या फिर ये दोनों अप्लाई होते हैं, ये भी चीज़ देख लेते हैं। इससे इस चीज़ को समझने के लिए पहले एक चीज़ बताओ, जब आप स्कूल में पढ़ते हो और स्कूल में कोई कंपटीशन होता है तो दो तरीके का कंपटीशन होता है, इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है और इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन्स में क्या होता है? जो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें आपके स्कूल के बच्चे और बाहर के किसी भी स्कूल के बच्चे आकर के पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब आपके स्कूल के बच्चे भी होंगे और बाहर के स्कूल के भी बच्चे होंगे। और इंट्रामोलिकुलर में क्या होता है? इसमें सिर्फ आपके स्कूल के बच्चे ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो अब डिफरेंस समझो क्या होता है। सेम मॉलिक्यूल के अंदर, सेम मॉलिक्यूल, जैसे ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसके बीच में कौन सा फोर्स होता है? इंट्रा। जब कोई सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स देखा जाएगा तो वो कौन सा होगा? इंट्रामोलिकुलर फोर्स। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स देखा जाएगा, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया और एक हीलियम हो गया, इन दोनों के बीच का फोर्स देखा जाएगा तो वो कौन सा होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स। बस यही डिफरेंस है दोनों में, एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है और एक इंटरमोलिकुलर फोर्स है। बाकी कॉमन डिफरेंस क्या है? दोनों के दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। जो इंट्रामोलिकुलर फोर्स होता है 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में होता है, और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो 10 की पावर -10 मीटर की रेंज में होता है, जब दो पार्टिकल इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए होते हैं। दोनों इलेक्ट्रिकल फोर्स होते हैं। और जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो इंट्रामोलिकुलर से थोड़ा सा वीक होता है, ठीक है। समझ में आ गया दोनों फोर्स क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अभी तक तो इंट्रोडक्शन था, क्या चीज़ होती है फोर्स, किस तरीके से कोई भी मेटल हार्ड और कमज़ोर होता है। इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर जितने भी होते हैं, सबसे पहले बताओ अच्छा मैटर और नॉन मैटर में क्या डिफरेंस है? पहले मैटर और नॉन मैटर तो समझ में आना चाहिए ना, क्या डिफरेंस है। ऐसी चीज़ें जो स्पेस घेरती हो और उनमें कुछ मास होता हो, उन्हें क्या बोलते हैं? मैटर। एग्जाम्पल, पेन, बुक्स, लैपटॉप, इंसान, सब चीज़ें मैटर के अंदर आती है। नॉन मैटर कौन सी होती है? जिनके अंदर मास नहीं होता और वो स्पेस नहीं घेरती, जैसे लव,
फीलिंग, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो स्पेस नहीं घेरती। तो हम इनके बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं मैटर के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें हमें क्लियर करना है इलास्टिसिटी क्या होती है। ये जो चैप्टर है हमारा इलास्टिसिटी, बेसिकली हम अब इस टॉपिक पे आए कि इलास्टिसिटी क्या होती है। ठीक है, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू of which a body tends to regain its original shape and size after the removal deforming force। तो सबसे पहले हम डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में बात करते हैं। ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है? देखो, अगर किसी बॉडी पर कोई फोर्स लगाया गया है और फोर्स लगाने से बॉडी की शेप और साइज में कोई चेंज हो जाता हो, तो उसे क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, फॉर्म चेंज करती है, डिफॉर्मिंग फोर्स हो गया। ठीक है, तो इलास्टिसिटी बेसिकली क्या होता है? अगर किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आप ये कहो कि सर डिफॉर्मिंग फोर्स क्यों बोला जा रहा है, खाली फोर्स भी तो बोल सकते थे। देखो, सपोज कोई ये दीवार है, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, दीवार का कोई बदलाव नहीं होगा दीवार में, तो ऐसे फोर्स हमें कंसीडर नहीं करने हैं। हमें ऐसे फोर्स कंसीडर करने हैं जो शेप चेंज कर सकते हो, साइज चेंज कर सकते हो, तभी तो पता चलेगा कि इसे चेंज करने से वापस आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है जब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है। तो बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। बॉडी की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और जो बॉडी ऐसा करती है, उस बॉडी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस ऐसी बॉडी को? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो इलास्टिक बॉडी क्या है? इफ on the removal of deforming force the body try to regain its original configurations, मतलब अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करती है। It's said to be, सॉरी ये परफेक्टली नहीं है, it's said to be इलास्टिक बॉडी। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। एग्जाम्पल रबर, स्प्रिंग और ये रबर की बॉल। जब आप इस रबड़ को खींचोगे और फिर छोड़ोगे तो ये अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। स्प्रिंग को जब खींचोगे ये भी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। जब इस बॉल को दबाओगे, रबड़ की बॉल को, तो जब छोड़ोगे तो ये भी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी। तो ऐसी सारी बॉडी को क्या बोलते हैं? इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। और इनकी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की क्वालिटी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो हमने पीछे पढ़ी है। ठीक है, अब कुछ बॉडी ऐसी होती है जो अपनी ओरिजिनल इस शेप में बिल्कुल 100% आ जाती है। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ऐसी बॉडी जो कंप्लीटली अपनी शेप में आ जाती है, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्वार्ट्ज फाइबर और ब्रोंज। ठीक है क्वार्ट्ज फाइबर और ब्रोंज ये ऐसे मटेरियल है, इनको अगर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है तो ये लगभग 99.9% अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्लास्टिक बॉडी। तो प्लास्टिक बॉडी बेसिकली क्या होती है? तो ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने के बाद इफ द बॉडी डज नॉट ट्राई टू रिकवर इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, जो कोशिश नहीं करेगी अपनी ओरिजिनल शेप में आने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। प्लास्टिक बॉडी का एग्जांपल जैसे ये आपको दिखाया गया है, बोतल है, बोतल को आपने दबाया, दबाने के बाद छोड़ दिया तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएगी, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। इसके अलावा इसका एग्जांपल मड भी है, मिट्टी, ठीक है, मोम, पैराफिक वैक्स, ठीक है, ये भी इसी का एग्जांपल है। ठीक है,
और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है जो प्लास्टिक बॉडी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके बाद परफेक्ट प्लास्टिक बॉडी कौन सी होती है? ऐसी बॉडी जो डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश भी नहीं करती। जैसे सपोज करो ये मड हो गया, ठीक है, इन्होंने इस पे फोर्स लगा तो जिस शेप में छोड़ा उसी शेप में रुक गए। जैसे ये मोम है, पैराफिक वैक्स है, इस पे अगर फोर्स लगाया तो जिस शेप में छोड़ोगे उसी शेप में रुक जाएगा। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी। जितनी भी हम प्लास्टिक की चीज़ें पढ़ते हैं उनका नाम प्लास्टिक क्यों पड़ा? वो इसी प्रॉपर्टी के कारण पड़ा कि ऐसी चीज़ें जिन पे डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने के बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आती या कुछ नहीं कोशिश करती आने की, तो ऐसी बॉडी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिक बॉडी बोलते हैं। एक नोट ध्यान से देखना है आपको। बेसिकली हमने बात करी है अभी परफेक्टली इलास्टिक और प्लास्टिक बॉडी की, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा कोई मटेरियल ही नहीं है। देयर इज नो मटेरियल विच इज आइदर परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। द बिहेवियर ऑफ द एक्चुअल बॉडी लाई बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स। ठीक है, ना तो कोई बॉडी परफेक्टली प्लास्टिक होती है, ना कोई बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होती है। ठीक है, लेकिन ये 99.9% अपनी पोजीशंस में आने की कोशिश करती है, तो इसलिए इसे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। एक क्वेश्चन आता है यहाँ कि विच वन इज ए बेस्ट इलास्टिक बॉडी। एक आपके पास आएगा रबर और एक आएगा स्टील। ठीक है, तो विच वन इज ए बेस्ट इलास्टिक बॉडी, तो यहाँ आप टिक लगाओगे स्टील पे। स्टील इज ए बेस्ट। अगर आप रबड़ को खींच रहे हो, खींचने के बाद छोड़ देते हो, तो वो अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करेगी, लेकिन कंप्लीटली नहीं होगी, थोड़ा सा बड़ा रह जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टील को जब आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाने पर ये इतनी मामूला सा इंक्रीमेंट होगा कि लगभग अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहेगा, जबकि ये ओरिजिनल शेप से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसलिए ये परफेक्टली इलास्टिक बॉडी होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट बेसिकली क्या होती है? ठीक है, जब किसी बॉडी पर आप फोर्स लगाते हो, सपोज करो आपने कोई चीज़ खींचनी शुरू करी, जैसे ये स्प्रिंग है, ये आपने खींचना शुरू करा, अब ये यहीं आकर के रुक गया। ठीक है, और इससे थोड़ा सा अगर आप खींचोगे तो इस स्प्रिंग की इलास्टिसिटी ख़त्म हो सकती है। अगर आपके पास एक रबड़ है और रबड़ को आप खींच रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास एक रबड़ है और रबड़ को आप खींच रहे हो, तो खींचने के बाद एक टर्म ऐसी आएगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब रबड़ को थोड़ा सा भी खींचने के बाद रबड़ टूट जाएगी, मतलब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में नहीं आने की कोशिश करेगी। ठीक है, तो उस लिमिट को क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। ठीक है, इलास्टिक बॉडी शो देयर प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन ए सर्टेन वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। एक पर्टिकुलर डिफॉर्मिंग फोर्स तक ही वो अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। अगर आप फोर्स फिर भी बराबर इंक्रीमेंट कर रहे हो, अगर फोर्स फिर भी आप बढ़ा रहे हो, तो इसके अंदर की जो इलास्टिसिटी है वो ख़त्म हो जाएगी और वो कभी भी अपनी ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश नहीं करेगी। इसका मतलब वो टूट जाएगी। उसके बाद बात करते हैं the maximum deforming force up to which a body retain its property of the elasticity is called elastic limit। ये डेफिनेशंस है। अगर आपको डेफिनेशंस लिखनी है इलास्टिसिटी की तो यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, the maximum deforming force up to which a body retain its property of elasticity is called elastic limit। elastic limit is the property of a body where एज इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल। ध्यान से देखना है क्या, इलास्टिक लिमिट जो होती है वो बॉडी की प्रॉपर्टी होती है, बॉडी की। ठीक है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनकी इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होती है, कुछ बॉडी ऐसी होती है जिनकी इलास्टिक लिमिट कम होती है। जबकि इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटीरियल की। इलास्टिसिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है? मटीरियल की। सपोज करो एक आपने पेन बनाया है, प्लास्टिक का पेन बनाया हुआ है, एक प्लास्टिक की आपने चेयर बनाई हुई है। ठीक है,
ये जल्दी टूट जाएगी, ये देर में टूटेगी, जबकि दोनों चीज़ प्लास्टिक की बनी हुई है लेकिन शेप अलग अलग हो गया। तो लिमिट किस पे डिपेंड करती है? बॉडी पर। इलास्टिक लिमिट किस पे डिपेंड करती है? बॉडी पर। लेकिन इलास्टिसिटी किस पे डिपेंड करती है? प्लास्टिक पर। ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है, ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है। तो इलास्टिसिटी तो दोनों की सेम होगी, लेकिन इलास्टिक लिमिट दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि उनकी शेप बदल गई, क्योंकि दोनों बॉडी अलग अलग हो गई। ठीक है, इसके बाद करते हैं इलास्टिक फैटिग्यू की बात करते हैं। इलास्टिक फैटिग्यू क्या होता है? बेसिकली इलास्टिक फैटिग्यू, देखो एक बात समझो, अगर कोई बॉडी है हमारे पास और इसको हम बार बार मोड़ते हैं, यहाँ से मोड़ रहे हैं बार बार, जैसे आपने भी कभी वायर को बीच में से मोड़ करके, ठीक है, दोनों हाथों से पकड़ के मोड़ करके तोड़ा होगा, ठीक है तो वायर आराम से टूट जाता है। ठीक है, तो जब भी किसी बॉडी पर बार बार अल्टरनेटिंग फोर्स लगाया जाता है, लोडिंग अनलोडिंग, तो उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है, और उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इलास्टिक फैटिग्यू उसी चीज़ को बोलते हैं। द टेम्परेरी लॉस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टीज बिकॉज ऑफ द एक्शंस ऑफ रिपीटेड अल्टरनेटिंग डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। जिस तरीके से जैसे ब्रिज होते हैं, ब्रिज पे वाहन आते हैं जाते हैं, तो लोडिंग होगा अनलोडिंग होगा, जो उनके अंदर मेटल इस्तेमाल हुआ है तो उनकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती है। तो जो भी मेटल के ब्रिज होते हैं उन्हें अनडिक्लेयर उनकी इसी प्रॉपर्टी से किया जाता है। ठीक है, जिस मेटल पे ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग हो रखी होगी तो वो मेटल को हम अनशेप डिक्लेयर कर देंगे, कि मतलब अब इसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो चुकी। देखो यहाँ 2 एग्जाम्पल भी दिखा रखे, हमने ध्यान नहीं दिया इस पर। ठीक है, यहाँ लोडिंग अनलोडिंग हुई, हमने ध्यान नहीं दिया कि भाई इसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो गई, फिर भी इस पे से वाहन ले करके जा रहे तो एकदम से नीचे गिर जाएंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये देखो ये रहा, ठीक है, ये सारा का सारा लोहे का ढांचा नीचे गिर जाता है। क्यों नीचे गिर जाता है? क्योंकि काफ़ी टाइम से लोडिंग अनलोडिंग चल रहा था, यहाँ इसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे कमज़ोर हो गई। ठीक है इलास्टिक फैटिग्यू के कारण क्या क्या होता है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया। ठीक है, कि ब्रिज होते हैं, मेटल के ब्रिज होते हैं, उन्हें अनसेफ डिक्लेयर किया जाता है आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज, क्योंकि लंबे समय तक के जब उन पे लोडिंग अनलोडिंग की जाएगी तो उनकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो जाएगी, तो उन्हें अनसेफ डिक्लेयर कर दिया जाएगा। स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, तराजू होती है, स्प्रिंग की तराजू देखी होगी आपने, एक स्प्रिंग लगा हुआ होता है, उसमें वजन तोलते हैं। ठीक है, तो एक समय के बाद जब हम उसे काफ़ी इस्तेमाल कर लेते हैं, एक समय के बाद वो रीडिंग गलत देनी शुरू कर देता है। वो भी इसी के कारण हुआ, क्योंकि उस पर लोडिंग अनलोडिंग बार बार हुई, तो इसलिए वो क्या हो गया, उसकी इलास्टिसिटी कमज़ोर हो गई। ठीक है, दूसरी चीज़ जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था पहले भी, कि अगर कोई वायर है उसको हम मोड़ते हैं बार बार, यहाँ से लोडिंग अनलोडिंग रिपीट बार बार करते हैं, तो धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है और टूट जाता है। ठीक है, और एक और टॉपिक है, इसको डिस्कस करते रहते हैं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बेसिकली क्या होता है? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाया जाता है, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया जाता है, तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो चेंज होने के बाद कितने समय में वो अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आने की कोशिश करेगी, या ओरिजिनल पोजीशंस पर लगभग आ जाएगी, उस समय को बोलते हैं, उस टाइम को क्या बोलते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट की यूनिट क्या है, तो आप क्या कहोगे? सेकंड है, क्योंकि ये एक टाइम है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये बॉल है, इसने बॉल दबाई और छोड़ दी, धीरे से ये अपनी ओरिजिनल पोजीशंस में आएगी, तो जितने समय में आई उसे समय को क्या बोलते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बोलते हैं। इट इज द टाइम, ध्यान से देखो यहाँ, इट इज द टाइम for which restoring force are present after the removal of the deforming force. It is negligible for the perfect elastic body, क्योंकि वो अपनी ही ओरिजिनल शेप में रहती है। जैसे सपोज करो कोई चीज़ हमने दबाई और जैसे जिस तरीके से दबी उसी सेम पोजीशन में रह जाएगी, वो कभी ज़िंदगी भर में भी कभी वापस नहीं आएगी। तो ऐसी वस्तुओं को हम छोड़ देते हैं।
क्योंकि इनका कोई इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट कुछ नहीं होता, ठीक है। लाइक क्वार्ट्ज, फास्फोरस, ब्रोंज, ग्लास, फाइबर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इन सब के लिए ये टाइम होता है कुछ, ठीक है। तो हमने कुछ टॉपिक यहाँ कवर किए हैं इलास्टिसिटी के। आई थिंक ये आपके समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आए तो आप बताना, कमेंट करना कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, ठीक है। या अगर किसी तरीके से साउंड और वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई, समझाने में कोई दिक्कत आई, तो आप कमेंट कर सकते हो। मे बी कि नेक्स्ट वीडियो में ये सारी दिक्कतें सोल्व कर ली जाएगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इलास्टिसिटी के नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। धन्यवाद।